अभी। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर फंडिंग मॉडल क्या होता है? इनकम होती है उनकी टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड। ठीक है। बोरोइंग एंड सेल, या तो उधार लेते हैं या तो सेल कर दिया एसेट्स को। ठीक है। गवर्नमेंट की न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसीज क्या होती है? जहां पे गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर बैलेंस होता है, तो फिस्कल पॉलिसीज में ज्यादा चेंज नहीं होती। एक्सपेंड करता है जब गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा करता है, अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा करता है। तो रिसेशन में आपने देखा होगा कि जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन में होती है, तो ग्रोथ में लाने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं, स्पेंड करते हैं। जी। ठीक है। कॉन्ट्रेक्शनरी क्या होता है? स्पेंड कम, खर्चा कम, इनकम ज्यादा। ऐसे टाइम में वो डेप्ट को रिपे करते हैं, असेट्स को एक्वायर करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई, सेंट्रल बैंक मैनेज करता है मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को कि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। तो एक्सपेंसरी में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट को लो किया जाता है, मनी सप्लाई इंक्रीज की जाती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूवमेंट मिल सके। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाता है या स्लो किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है। ओवरहीटेड इकोनॉमी को कूल डाउन किया जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी में। ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है। रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड, यानी कि बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देते। लैंड उधार करता है, तो देते हैं रेपो। मतलब सेंट्रल बैंक में यहाँ आरबीआई हो गया सर। आरबीआई, यस। तो रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, सेंट्रल बैंक बोरो करती है मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो वो ये रिवर्स रेपो रेट होता है। ये आते हैं ना क्वेश्चन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। कैश रिजर्व रेशो, कितना परसेंट आपको टोटल डिपॉजिट का, कमर्शियल बैंक का, आपको सेंट्रल बैंक के पास ऐसा कैश रखना है। ठीक है। होल्ड करना है, सीआरआर। ठीक है। अभी सीआरआर भी कम हुआ था कुछ साल पहले। एसएलआर क्या है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक होल्ड इन कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एसएलआर होते हैं। इकोनॉमी का कोई इश्यूज के कोई यूनिवर्सल फॉर्मूले नहीं है कि स्लो ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, रेट ऑफ एक्सचेंज रेट है, वो उसका आप मैनेजमेंट कर रहे हो, लेकिन सब जगह उसके रिजल्ट सेम नहीं आएंगे, डिफरेंट आउटकम भी आ सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी में कुछ अलग इम्पैक्ट आता है, यूएस में अलग आएगा, दूसरे देशेस में अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है। और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है कि अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसीज या गवर्नमेंट ने पॉलिसी कुछ लाई कि हमको ग्रोथ सही करना है, लेकिन होता क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता। ठीक है। मनी सप्लाई इंक्रीज करने से स्पेंडिंग और लोअरिंग टैक्स कैन बूस्ट अ स्टेगनेंट इकोनॉमी। ठीक है। आपने मनी सप्लाई इंप्रूव कर दी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, स्पेंडिंग बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, टैक्स को लो कर दिया, तो उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे। आप कूल डाउन करने का इकोनॉमी को, टैक्स को इंप्रूव कर दिया आपने, गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग कम कर दी। ठीक है। मनी सप्लाई को रेगुलेट कर दिया आपने, उससे क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई हो जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट, ट्रेड डेफिसिट, ये कुछ चीजें हैं जिसको अच्छे से अपने को देखना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? दो कंट्रीज के बीच में खरीदी और बिक्री। मैंने आपसे कुछ खरीदा,
आपने कुछ मुझे सेल कर दिया, कुछ बाय किया, ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड केस में होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट में, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस ट्रांजेक्शन, जो गुड्स एंड सर्विस आपने खरीदा बिक्री किया। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, कितना इंपोर्ट किया कितना एक्सपोर्ट किया। जब इंपोर्ट एक्सीड होता है एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट ज्यादा यानी मंगा ज्यादा रहे हो, भेज कम रहे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, CAD। और करंट अकाउंट सरप्लस कब होता है? जब एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या फ्लो आते हैं याद रखिएगा, FDI, FII, लोन एंड ग्रांट। कैपिटल अकाउंट सरप्लस कब है? जब इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से। और डेफिसिट कब है? जब आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो, ठीक है। दोनों के रिजल्ट से अपने को कंबाइन बेनिफिट मिलता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? सरप्लस कैपिटल अकाउंट होना चाहिए, नहीं वरना क्या होगा? आपकी फॉरेन करेंसी जो है, आपकी जो खुद की करेंसी वो कमजोर होने लगी, ठीक है। और मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस लोगों के ऊपर नहीं रहेगा कि यार इनका तो करेंसी ही कमजोर है, तो क्या है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो। जैसे एक्सचेंज रेट, $1 की कीमत कितनी है? 65 रुपए। तो $1 की कीमत हुई 65 रुपीज। अगर 65 से 68, 70, 80 पहुंच रहा है, यानी कि हमारा रुपीज जो है वो कमजोर हो रहा है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन रिलेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। एक्सचेंज रेट कब फ्लक्चुएट होता है? आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसी है उसके कारण। करेंसी जो है वो ट्रेड होता है ग्लोबल मार्केट में, impacting their value. International trade involve global transaction of good and service. Balance of payment is divided into current account and capital account. ये सब पॉइंट्स को याद रखिएगा। करंट अकाउंट में क्या डील होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फ्लो। डेफिसिट इन करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो होना चाहिए, ठीक है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन एंड इम्पैक्ट ट्रेड डायनेमिक्स, ठीक है। एनीथिंग, कोई ऐसी चीज जो क्लियर नहीं हुई? क्योंकि अपन नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना पड़ता है, वरना क्या होगा कि इससे अच्छा तो बुक पढ़ लें, ऐसा होता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और निगेटिव क्या है? ये आता है सर क्वेश्चन। ग्लोबलाइजेशन सोचने में ये है कि ग्लोबलाइजेशन यानी कोई भी इंडिविजुअल कोई भी सामान किसी भी देश में प्रोड्यूस करके किसी भी देश पे बाय और सेल कर सकते हैं, गुड एंड सर्विस, ठीक है, चाहे वो पीपल्स हो या कैपिटल। जैसे आईफोन अभी यहाँ बन रहा है हमारे देश, लेकिन हमारे देश में वो सेल थोड़ी ना होता है, वो वापस दूसरी कंट्री में जाता है सेल होने के लिए, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं। आप कहीं भी प्रोडक्शन करो और सेल करो अक्रॉस ग्लोबल, जहां आपको ज्यादा अच्छा रिसोर्स मिल रहा है, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है? वर्ल्ड में आप ज्यादा इंटरकनेक्ट हो पाते हैं, एंट्री बैरियर बहुत कम होती है, मैक्सिमाइज रिसोर्स आउटपुट, ठीक है। वो इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज क्या है? प्रोटेक्टिव एटीट्यूड आर बीइंग रिप्लेस बाय ओपन इकोनॉमी, ठीक है। चाइना को देख लो, सब जगह से ओपन करके रखा है उसने कि आओ जो भी चीज बनाना चाहो, जो सर्विस चाहिए हम देने को तैयार हैं, हमारे पास बहुत रिसोर्स है और हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे देश में भी यही है कि आ जाओ, हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे। क्या है? उसी से तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, जब दुनिया भर की कंपनी हमारे यहाँ आएगी। जी। Adoptions, many countries include developing ones have embraced globalization by opening up their economy. Developing countries हमेशा चाहती कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ठीक है। Each country independently decide whether they embrace globalization based on perceived benefit or assessment. पॉजिटिव क्या है? रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलता है, मार्केट को एक्सेस हो जाता है, ठीक है। कोई भी एक्सेस कर सकता है, कल्चरल बेनिफिट भी मिलता है। निगेटिव क्या है? इकोनॉमी डिस्पैरिटी, जो अनइवन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लॉस फॉर लोकल इंडस्ट्री, ठीक है।
अगर हम चाइना के प्रोडक्ट यहाँ यूज कर रहे हैं, लोकल बिजनेस तो मार खा रहा है ना। ठीक है, चाइना हमको सस्ते में दे रहा है, लेकिन उसका नुकसान तो हो रहा है ना अपने को। बहुत सारी लोकल चीजें मैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं दे पाने के। हाँ जैसे अभी अभी मैं जूम ऐप यूज कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, वो यूएस का है तो यूएस के पास पैसा जाएगा, लेकिन इंडिया में बना हुआ कोई ऐप रहता तो लोकल बिजनेस मार खाते हैं। डिपेंडेंसी रिस्क, अगर हम ग्लोबल मार्केट में ज्यादा डिपेंड हो जाए और यूएस के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो आप, और यूएस का मार्केट फेल हुआ, यूएस में रिसेशन आ गया, तो आपको भी रिसेशन में जाना पड़ेगा। इकोनॉमिक एनालिसिस का क्या रोल है फंडामेंटल में? आप इससे बिजनेस ग्रोथ का प्रेडिक्शन कर सकते हो कि कब आपका बिजनेस ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज कैसी है, की मैट्रिक्स में इंटरेस्ट रेट कैसा है मॉनेटरी पॉलिसीज का, इन्फ्लेशन कैसा है देश में, सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कैसा है, फिस्कल डेफिसिट कितना है। ठीक है, economic growth understanding analysts gauge whether the economy is expanding if central bank and government aim to sustain this growth। ठीक है, हायर इन्फ्लेशन के कारण सजेस्ट लिमिटेड रूम फॉर रेट इंटरेस्ट कट टू इंक्रीज लिक्विडिटी, तो इकोनॉमी डाउन टर्न लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होता है, यही चीज अपन पढ़े हैं बहुत जगह। ट्रेंड देख लीजिएगा, सेक्युलर, सिक्लिकल और सीजनल। सेक्युलर क्या होता है, लॉन्ग टर्म चेंज होता है किस इकोनॉमी में, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं जूम ऐप में, लेकिन क्या आज से 10 साल पहले ये पॉसिबल था? 10-20 साल पहले नहीं, उस समय ब्लैक बोर्ड में अपन पढ़ाते थे। आज के डेट में डिजिटल ब्लैक बोर्ड आ गए, डिजिटल चीजें आ चुकी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एक बार अडॉप्ट कर लिए तो वही चल रहा है अब हर जगह। ठीक है, सिग्निफिकेंट शिफ्ट होता है, जैसे इंक और पेपर का मैंने बताया था कि पहले इंक और पेपर की ज्यादा डिमांड थी हर जगह, बट आज के टाइम में क्या है, आज के डेट में हर जगह सिस्टम लगा हुआ है। तो ये सेक्युलर ट्रेंड है, अगर इंक और पेन की जगह, इंक और पेज की जगह अगर सिस्टम ने ले ली, तो अब दोबारा वापस तो आप इंक और पेन यूज नहीं करने जाएंगे ना। और जैसे मोबाइल एंट्री लेवल का मोबाइल कैमरा फोन है, कैमरा आता था, उसकी जगह आज के डेट में मोबाइल फोन ने ले ली है, तो अब एंट्री लेवल कैमरे तो बंद हो चुके हैं ना। सिक्लिकल क्या होता है, साल में या उनका एक सीजन आता है, टेम्पररी ट्रेंड होता है, कंजप्शन इन्फ्लुएंस कंजप्शन एंड प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, इसमें राइज और फॉल भी आता है। ठीक है, सीजनल ट्रेंड, एग्रीकल्चर ट्रेंड जो होते हैं, या दिवाली में फटाके ज्यादा बिकेंगे वो भी सीजन है, दिवाली में मिठाइयाँ ज्यादा बटेगी वो भी सीजन है। एग्रीकल्चर में धान कब कटेगा, आम का सीजन कब आएगा, संतरे का सीजन कब आएगा, तो ये सब चीजें सीजनल सेल है। ठीक है, ये सेक्युलर ट्रेंड का एग्जांपल है। डिजिटल होने से क्या हुआ, कंजप्शन ऑफ इंक पेपर रिड्यूस हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट्स में ज्यादा ध्यान देने लगे लोग। ड्राइवर ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, टेक्नोलॉजी चेंज, कल्चरल शिफ्ट, डेमोग्राफिक चेंज, कंज्यूमर प्रेफरेंस बढ़ गया। ठीक है, सिक्लिकल आप देखे होंगे, एक्सपेंड होती इकोनॉमी, फिर रिसेशन आता है, फिर पीक होता है, फिर रिसेशन आता है। ऐसा तो नहीं है एक बार अगर अगर रिसेशन आ गया तो वापस रिकवरी नहीं होगी, होती है, समय लगता है, लेकिन रिकवरी भी शानदार होती है। इकोनॉमिक साइकिल मैंने बताया, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन यानी कि उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग भी इंप्रूव कर ली होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की डिमांड और सर्विस की डिमांड इंप्रूव हो जाती है, लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वह एक्सपेंशन या बूम होता है।
लोगों की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होती है, सैलरी भी इंक्रीज होती है। स्लो डाउन में क्या होता है, प्राइस हाई हो जाता है, ठीक है। कंजप्शन को डिस्करेज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई करती है, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ग्रोथ रेट उससे रिड्यूस हो जाता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट भी मैन्युफैक्चरर्स का वो भी डिक्रीज हो जाता है। रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है, इनकम डिक्रीज होती है, कंजप्शन डिक्रीज होता है। रिकवरी में जब रिसेशन होता है, उसके बाद धीरे से गवर्नमेंट देखती है कि अब इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और बाकी चीजें भी कंट्रोल में है, तो धीरे से वो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब बोलना आसान है, अनप्रेडिक्टेबल भी रहता है। अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो अनप्रेडिक्टेबल भी होती है ये सब चीजें बताना, ठीक है। रिकवरी कब करेगा किसी को टाइम नहीं पता है। हमने डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट ने कि हाँ हम करेंगे, लेकिन क्या ऐसा होता है क्या कि आपने डिसाइड किया कि रिकवरी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, लेकिन उसका रियल इम्पैक्ट कितने समय बाद मिलेगा, ये सब चीजें। फिर 3 साइकिल होती है, इकोनॉमिक, कमोडिटी और इन्वेंट्री साइकिल, ठीक है। इकोनॉमिक साइकिल हेल्प एनालिस्ट फोरकास्ट मीडियम टर्म आउटलुक फॉर सेल वॉल्यूम एंड प्राइस इन इंडस्ट्री। फेस होता है एक्सपेंसरी, स्लो डाउन, रिसेशन एंड रिकवरी। कमोडिटीज लाइक मेटल एंड ऑयल ऑफन लिंक टू इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमी अगर एक्सपेंड करेगी तो कमोडिटीज के को भी ज्यादा प्राइस, ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिलता है। क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ते हैं क्योंकि लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं। डिक्रीज होती है एक्सपेंशन में, ड्यूरिंग एक्सपेंशन इंक्रीज होती है डिमांड, रिसेशन में डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट साइकिल होता है, ओकेशनल होता है। कमोडिटी प्राइस साइकिल इंडिपेंड ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमी, ठीक है। इन्वेंट्री साइकिल शॉर्ट टर्म साइकिल होता है विद कमोडिटी साइकिल। जितना कमोडिटीज के प्राइस बढ़ते जाएंगे तो उसकी डिमांड कम होती जाती है, ठीक है, जिसके कारण इन्वेंट्रीज बढ़ती है, ठीक है। सीजनल ट्रेड एग्रीकल्चर, एक लाइन में सीजनल ट्रेंड यानी एग्रीकल्चर। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपने को कहां से मिलती है, आता है क्वेश्चन, गवर्नमेंट वेबसाइट, सेबी, आरबीआई, इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है। जी। ये यहाँ पे अपन चैप्टर 6 अपन ने कंप्लीट कर लिया था ना, इंडस्ट्री एनालिसिस पूरा। हाँ से कंप्लीट किया था। हाँ, तो चैप्टर 6 शिक्षक। में इंडस्ट्री एनालिसिस। शायद हाफ बाकी था क्या, मतलब। नहीं नहीं, नहीं नहीं कंप्लीट, कंप्लीट था। कंप्लीट हो गया। इंडस्ट्री एनालिसिस से क्या होता है कि इंडस्ट्री कैसा कर रही है, हाउ ईच इंडस्ट्री वुड इम्पैक्ट अंडर इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि इकोनॉमी कैसा कर रही है, और इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, और इकोनॉमी खराब कर रही है तो सबसे ज्यादा बुरा हाल कौन सी इंडस्ट्री का हो। इंडस्ट्री के एनालिसिस में अपने को क्या क्या जानकारी मिलती, आइडेंटिफाई कंपनी ऑपरेटिंग इंडस्ट्री, assessing the industry sensitivity to economic cycle, potential industry cycle, a potential industry size, analyzing the industry past performance and its driver, कि पास्ट में इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस कैसा था और कौन क्या क्या चीजों ने ज्यादा इम्पैक्ट डाला, ठीक है। लेवल ऑफ कंपटीशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्राइसिंग पावर, ठीक है। इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है इंडिया में नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन एनआईसी के द्वारा, और ग्लोबल में ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा, या नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम इन यूएस, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। मल्टी इंडस्ट्री कंपटीशन में अपन ने देखा था कि एक पीवीआर है जिसको अपन कॉम्पीट कर सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है, मूवीज के साथ, मूवी थिएटर्स के साथ, ठीक है। तो
ऐसा नहीं है कि पीवीआर को केवल अपन थिएटर्स के साथ करें, और भी बाकी चीजें उसके साथ अपन उनके परफॉर्मेंस उनको कॉम्पीट कर सकते हैं, यानी कि को कंपेयर कर सकते हैं कि कैसा चल रहा है पीवीआर का। ठीक है। डायनेमिक इंडस्ट्री बाउंड्रीज, टेक्नोलॉजी एडवांस, जैसे मोबाइल फोन के आने से स्टैंड अलोन कैमरा सेल डाउन डाउन हुए। ठीक है। और अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन, हमको इंडस्ट्री को अप्रोप्रिएट क्लासिफाइड करना है कि जैसे पीवीआर है, अब अपन उसको आउट ऑफ द होम में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इंटरटेनमेंट मीडिया में इफ ड्रिवन बाय मूवी कंटेंट करना। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसमें कर सकते हैं अपन, ओटीटी से भी उसके कंपटीशन को कर चेक कर सकते हैं, थिएटर से भी कर सकते हैं। तो इसका ये पीवीआर वाला एग्जांपल और ये कैमरा वाला एग्जांपल ये आता ही है। ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेक्टर होते 11, इंडस्ट्री ग्रुप होते 25, इंडस्ट्रीज होते 72, सब इंडस्ट्री होते 163। ठीक है। ये एक इसका एग्जांपल है, इसको अच्छे से डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रीज सिक्लिसिटी। ठीक है। साइक इसको सिक्लिकल भी पढ़ सकते हैं, साइक्लिकल भी पढ़ते हैं लोग। इकोनॉमिक साइकिल इम्पैक्ट ऑल बिजनेस, इकोनॉमिक साइकिल सबसे ज्यादा सभी बिजनेस को करता है, बट द डिग्री ऑफ इम्पैक्ट वेरीज अक्रॉस इंडस्ट्री। तो कितने डिग्री में, जैसे डिफेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस विद लो इनकम इलास्टिसिटी, इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इकोनॉमी साइकिल से। ठीक है। इन्फ्लुएंस मेनली बाय सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है। जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री। सेमी सिक्लिकल में यहाँ पे एफएमसीजी आएगा शायद। सेमी सिक्लिकल में क्या होता है, ग्रोथ मिलती है एक्सपेंसरी फेज में और डिक्लाइन होता है रिसेशन में, लेकिन इनका लेवल है ना, जो मेंटेन डिमांड जो लेवल है वो बना रहता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। डीप सिक्लिकल क्या होते हैं, अगर इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है या कमोडिटी साइकिल्स बहुत अच्छा कर रही है तो बहुत ज्यादा डिमांड होगा, और अगर इकोनॉमी खराब हुई तो वो इंडस्ट्री सबसे पहले उसमें डाउन टर्न आएगा, जैसे कैपिटल गुड्स और स्टील इंडस्ट्री। ठीक है। डिफेंसिव इंडस्ट्री जो होती है वो स्टेबल रहती है इकोनॉमिक डाउन टर्न में भी। ठीक है। सेमी सिक्लिकल होती है, उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है ड्यूरिंग रिसेशन। डीप सिक्लिकल में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है। सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है, सबसे ज्यादा सेल ड्रॉप होती है रिसेशन में। तो इंडस्ट्री का सिक्लिकल नेचर जानना जरूरी है अगर आप उसकी परफॉर्मेंस को एंड प्रोस्पेक्ट अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमी में कौन सी इंडस्ट्री, यानी कि कौन से इकोनॉमिक पेस में कौन सी इंडस्ट्री कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल होती है। ठीक है। कि नई इंडस्ट्री इंडस्ट्री अगर मैच्योर है तो उसमें न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। तो उसका जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है। आपको एनालाइज करना है करेंट मार्केट साइड एंड पोटेंशियल मार्केट साइड इज क्रूशियल इन इंडस्ट्री स्टडीज। ठीक है। आपको करंट मार्केट साइज पता लगाना सबसे कठिन काम है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी होते हैं और प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं जिसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं। आपको अगर ओवरऑल मार्केट पोटेंशियल मार्केट साइज जानना है तो आपको एजम्पशन लगाने पड़ते हैं जो जिसमें एरर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, सप्लीमेंट मार्केट साइजिंग बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू इंडस्ट्री ग्रोथ पैटर्न एंड अंडरलाइंग सेक्युलर ट्रेंड। मार्केट साइज को दो टाइप से भी आप अप्रोच कर सकते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन में आप मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को पहले स्टडी करते हो, फिर इंडस्ट्री लेवल को
सेकंड में। लेकिन बॉटम अप में पहले आप इंडिविजुअल कंपनीज को देखते हो टू इंडस्ट्री साइज। टॉप डाउन में कैसा है, आइडेंटिफाई पेशेंट अंडरगो अ स्पेसिफिक थेरेपी, ठीक है, मल्टीप्लाई इट बाय एवरेज एक्सपेंडिचर पर पेशेंट टू कैलकुलेट द रेवेन्यू। तो पेशेंट्स, उस थेरेपी को कितने पेशेंट्स ने लिया, नंबर ऑफ पेशेंट, और पर पेशेंट ने कितना एक्सपेंस किया, कितना खर्चा किया, ठीक है, ये टॉप डाउन। बॉटम अप में क्या होता है, एनालाइजिंग द रेवेन्यू ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के कितनी रेवेन्यू आई स्पेसिफिक थेरेपी में, ठीक है, उसका एग्रीगेट कितना यानी कि एक्सपेंडिचर बना, उससे डिटरमाइन करते हैं इंडस्ट्री साइज। फिर होता है सेक्युलर ट्रेंड, वैल्यू माइग्रेशन एंड बिजनेस लाइफ साइकिल। सेक्युलर ट्रेंड मैंने बताया लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, दैट कैन कॉज शिफ्ट इन प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सेल गैस के एक्सप्लोरेशन, ठीक है, जो इसमें क्या था, कोई बता सकता है, सेल गैस का जो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसके कारण सेल गैस का जो एक्सप्लोरेशन है वो बढ़ गया था? अरे वो ड्रिल ड्रिल वाली सर। हाँ, ड्रिल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ड्रिल टेक्नोलॉजी से यूएस में बढ़ गया, जिसके कारण सेल गैस के प्राइस डिक्रीज हो गए। जी जी सर। डिजिटल कैमरा ने रोल कैमरा को रिप्लेस किया, और इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के डेट में पेट्रोल गाड़ी को जैसे व्हीकल रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑन सेक्युलर ट्रेंड। इनकम लेवल के चेंज होने से भी होता है, अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इनकम लेवल इंप्रूव हो रहा है, तो कस्टमर क्या होता है, प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करते हैं। डेमोग्राफिक चेंज होने से एज, जेंडर, एथनिसिटी, कंपोजिशन, जैसे जापान की एजिंग पॉपुलेशन के कारण वहां पे पर कैपिटा बियर कंजप्शन डिक्रीज। फिर चेंज इन कल्चर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर के आने से एशियन सोसाइटी में वेस्टर्न क्लॉथिंग की डिमांड बढ़ गई, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा। रेगुलेशन चेंज होने से और गवर्नमेंट पॉलिसी, जीएसटी इंप्लीमेंट होने से लॉजिस्टिक इफिशियंसी तो बढ़ी, लेकिन न्यू कमर्शियल व्हीकल की डिमांड डिक्रीज हुई। न्यू सेक्युलर ट्रेंड लीड से क्या होता है, वैल्यू माइग्रेशन होता है इंडस्ट्री और प्लेयर, ठीक है। सेक्युलर ट्रेंड ऑफन क्रिएट इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन बिजनेस साइकिल ऑफ वन और मोर अफेक्टेड इन, ठीक है। वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है, जियोग्राफिक माइग्रेशन, जैसे सेक्युलर ट्रेंड बेनिफिट वन कंट्री और रीजन कंपेयर टू अदर, जैसे कि सेल गैस की डिस्कवरी हुई यूएस में, उस ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट से क्या हुआ, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर लाइक चाइना को बेनिफिट हुआ। क्रॉस इंडस्ट्री माइग्रेशन, यानी कि आप डिजिटल कैमरा के कारण फिल्म रोल इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई, ये क्रॉस इंडस्ट्री माइग्रेशन है, एक इंडस्ट्री का गेन दूसरे का लॉस, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, उसके कारण उनको सस्ते में डेटा देना पड़ रहा है, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ, डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर्स को बेनिफिट है कि 2 GB 3 GB डेटा पर डे मिल रहा है, तो डिजिटल कंटेंट बनाए रहो, दिन भर रील बनाते रहो, ठीक है, कंटेंट बोलते रहो, उसको भी डिजिटल कंटेंट है। डिसरप्शन क्रिएट न्यू कंपटीशन, जैसे 2G टेक्नोलॉजी माइग्रेशन अक्रॉस कंपनी विद द सेम इंडस्ट्री। 2G टेक्नोलॉजी आई तो ब्लैकबेरी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था मोबाइल डिवाइसेस में। अगर आपके पास कभी ब्लैकबेरी का फोन रहा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन थे जो किसी भी फोन में नहीं थे, कॉर्पोरेट लेवल में सभी ब्लैकबेरी यूज करते हैं, लेकिन उसका फायदा किसको मिला, एप्पल को। एप्पल ने वो अपॉर्चुनिटी और अच्छे से रखी, ठीक है, और ब्लैकबेरी क्या हुआ, धीरे धीरे बिजनेस लूज करते हुए मार्केट से ही एग्जिट हो गया।
बिजनेस का साइकिल होता है। इंट्रोडक्टरी जो फेस होता है ये यहाँ पे, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है उसको समय लगता है, धीरे 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 ऐसा, फिर उसमें ग्रोथ आती है। ग्रोथ के बाद अचानक से वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद या तो डिक्लाइन होगा या कुछ और नया कुछ उन्होंने किया तो उसमें इंप्रूवमेंट। ये किसी भी प्रोडक्ट की साइकिल, ये हमारी खुद की साइकिल है। अगर आप खुद को देखो तो हमने इंट्रोड्यूस किया खुद को केजी क्लास, बचपन में पढ़ाइयाँ की, स्कूल में, कॉलेज गए, अब यहाँ ग्रोथ में है अपन। कुछ समय बाद वो ग्रोथ के बाद अपन अपनी पढ़ाइयाँ एक लिमिट हो जाएगी स्टडी करने की, तो उसके आगे अपन फिर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये बिजनेस लाइफ साइकिल भी सेम होता है। पायोनियर स्टेज होता है जहां पे प्रोडक्ट जस्ट शेप लिया है, ठीक है, जस्ट शेप अप लिया है, ठीक है, अभी उसका जो प्रोडक्ट है या कॉन्सेप्ट है उसको प्रूव होना बाकी है। ग्रोथ रेट में क्या होता है कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिए, ठीक है। मैच्योर में यानी कि आपका इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से है और आपके पास पोटेंशियल कस्टमर भी है जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको नए कस्टमर नहीं मिल रहे, ठीक है। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, या तो कंपनी दूसरे अल्टरनेटिव से बिजनेस लूज करती है। री इन्वेंशन में क्या होता है, इंडस्ट्री गुड और सर्विस न्यू एप्लीकेशन फाइंड करते हैं और एक न्यू साइकिल शुरू होती है। जैसे एग्जांपल अपन ने देखा था कॉल टैक्सी का, 10 साल पहले ही चलता था, फोन करो टैक्सी को बुला लो, लेकिन आज के डेट में उसकी जगह किसने ले ली, ऐप ऐप ओला बेस्ड उबर। टैक्सी आ रहे हैं, ओला उबर, ठीक है। ओला उबर। इंडस्ट्री साइकिल कॉज सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट इन इकोनॉमी, ठीक है। आपको लेबर को रीस्किल करना पड़ेगा कि वो नई इंडस्ट्री में जा सके, अगर नहीं करोगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। सेक्युलर ट्रेंड से बहुत सारे डिसरप्ट और फायदे भी होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी जिसके कारण सेल गैस का एक्सप्लोरेशन बढ़ा, लेकिन क्रूड ऑयल के दाम लॉन्ग टर्म में डिक्लाइन हुए, ठीक है। फिर होता है अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री लैंडस्केप, इन्वॉल्व स्टडी द ऑल प्लेयर इन इंडस्ट्री एंड देयर इंटरेक्शन। कॉम्पिटिटर होता है, कस्टमर होता है, सप्लायर होता है, रेगुलेटर होता है, इमरजेंसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके चार कुछ इंपॉर्टेंट है, माइकल पोर्टर 5 फोर्स, पेस्टल, बीसीजी, एससीपी एनालिसिस, ठीक है। तो पोर्टर 5 मॉडल में अपन ने देखा था हॉरिजॉन्टल फोर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, और से ये जो मॉडल्स है उसके ऊपर मतलब कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? कुछ भी आता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या आता है ऐसा आ जाता है, वर्टिकल फोर्स में क्या होता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। मैं इसमें ऐसा नहीं बोल सकता कि ये आएगा ये नहीं आएगा, इसको तो पढ़ना ही है, इसको रट लो, इसको जितना अच्छे से समझना समझ लो, ये आएगा ही आएगा। जैसे पोर्टर 5 फोर्स मॉडल है ना, तो ये नहीं पूछेगा कि माइकल पोर्टर ने बना। हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या क्या आता है ये पूछेगा, तो हॉरिजॉन्टल में याद रखना सब्स्टिट्यूट, न्यू एंट्रेंट और स्टेबलाइज राइवल्स। वर्टिकल फोर्स में बार्गेनिंग होती है बस कस्टमर और सप्लायर के बीच, ऐसे याद कर लेना बस, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कहां पे आता है, सब्स्टिट्यूट आ गया किसी भी प्रोडक्ट का तो चेंज हो जाता है। न्यू एंट्रेंट आ गया एविएशन, टेलीकॉम, रिटेल, टेक्सटाइल, शुगर, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री लाइक एजुकेशन, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, आईटी, इसमें हाई मार्जिन है, ठीक है, क्योंकि नए कॉम यानी कि आपको मोनोपोली जहां पे होगी या जहां पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और जैसे आईटी है वहां पे ऐसा नहीं है कि आप आईटी कंपनी आज बना लिए, आपको वैसे स्किल की जरूरत होगी, ठीक है। टेलीकॉम में क्या है, एविएशन में क्या है, टेलीकॉम और एविएशन में केवल आपको सस्ते प्रोडक्ट दे दो, ठीक है। टेक्सटाइल में भी कंपटीशन वैसे ही है, पावर में भी वही हाल है, लो प्रॉफिट होता है। लेकिन एजुकेशन में आप कंपटीशन नहीं कर सकते, एफएमसीजी, हेल्थ केयर में नहीं कर सकते, ठीक है।
इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, राइवलरी का सबसे बड़ा एग्जांपल है एविएशन और टेलीकॉम। दोनों जगह देखोगे लड़ाई यानी कि एड में लड़ाई होती है, इंडिगो की हो रही है दूसरे प्लेयर से कि हम 2000 में दे रहे हैं, तुम 1500 में दो, तुम 4000 में फ्लाइट बुक करवा लो, तुम इतने में करा लो। लेकिन उसके कारण क्या होता है, प्राइसिंग पावर बहुत कम है, सबसे ज्यादा कंपटीशन है। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर जो होते हैं, जिसके पास बहुत पैसे हैं, वही सरवाइव कर पाते। ठीक है। फिर होता है टेलीकॉम, फिर आ गया वही एग्जांपल है। आपको अगर हाई कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में सक्सीड होना है तो आपका इंटरनल फैक्टर, यानी कि आपका ऑपरेशन इफिशिएंट है कि नहीं, वर्किंग कैपिटल कैसी है, फास्टर टर्न अराउंड टाइम है कि नहीं, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कि नहीं, एक्सटर्नल में आप प्रोडक्ट अच्छे लॉन्च कर पा रहे हो कि नहीं, डिफरेंशिएट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कि नहीं, आपकी यूनिक पोजीशन है कि नहीं प्रोडक्ट एंड सर्विस में। जैसे माइक्रोमैक्स ने, आपको याद होगा, अभी तो नहीं है, तीन तीन चार साल पहले इतने फीचर्स ये थे कि उनको 10% मार्केट शेयर उन्होंने बहुत कम समय में कैप्चर कर लिया। ठीक है। ये आएगा, इसको बुक से ही पढ़िएगा, ये नोट्स से भले आप पढ़ सकते हैं रिवीजन के समय में, लेकिन बुक से पढ़िएगा। सब्स्टिट्यूट आ गया, तो सब्स्टिट्यूट आ गया, जैसे कैमरा का सब्स्टिट्यूट आ गया मोबाइल। ठीक है, जो जो चीपर भी है, इजी भी है, और एक्सेसिबल भी है। जैसे एसएमएस, एसएमएस का को रिप्लेस किया, टेलीग्राम को रिप्लेस किया एसएमएस ने। टेलीग्राम आता था, टेलीग्राम जो हाँ वो पहले वाला सर। पहले वाला, अभी का टेलीग्राम ऐप नहीं, पहले वाला। स्टील और प्लास्टिक की पाइप को ने रिप्लेस किया सीमेंट पाइप को। सीमेंट पाइप आज के डेट में कोई यूज नहीं करता, आज के डेट में प्लास्टिक पाइप ही चल रहा है। टाइपराइटर को रिप्लेस किया कंप्यूटर ने। रेडियो और 2 in 1 को रिप्लेस किया डिजिटल मीडिया ने। तो ये सब एग्जांपल। डिजिटल फोटोग्राफी को फेमस किया था कोडक ने। ठीक है, सबसे पहले डिजिटल फोटोग्राफी उन्होंने शुरू की, लेकिन बैंक करप्ट भी हो गए वो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, और जल्दी ही हार मान गए, या सोचे कि हमको कोई तोड़ नहीं पाएगा, ये भी होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना, डिजिटल फोटोग्राफी को लीड किया था उन्होंने, लेकिन खत्म भी हो गया। और फिल्म बेस्ड कैमरे में तो वो मोनोपोली थे कोडक। ऐसा कोई नहीं हो जो कोडक कैमरा का नाम नहीं जानता होगा। जहां पे बार्गेनिंग पावर बायर की ज्यादा होगी, वहां पे प्राइस सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर गवर्नमेंट बायर है तो उसके पास बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर हो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, प्रोडक्ट सर्विस स्टैंडर्ड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। लेकिन जहां पे सप्लायर को बार्गेनिंग पावर होगी, जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन, सप्लायर हो आप, आपका हॉस्पिटल है, आपका स्कूल है, आप कहाँ कौन से स्टूडेंट को आप बार्गेनिंग देते हो, कोई नहीं देते। ठीक है, शुगर केन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बार्गेनिंग पावर होती है गवर्नमेंट के पास, सप्लायर के पास। तो गवर्नमेंट सेट करता है प्राइस। ठीक है, ओपेक कंट्रीज में प्राइसिंग पावर होती है सप्लायर्स के पास, वही कंट्रोल करते हैं प्राइस को। तो ये सब जो एग्जांपल्स है, ये पूछा जाता है। ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा एंट्री होगी न्यू एंट्रेंट के लिए, बैरियर है, इतने लाइसेंस है, इतने सारे नियम कानून है कि 2 4 5 साल तो केवल लाइसेंस को कंप्लीट करने में हो जाएगा। जितने ज्यादा एंट्री बैरियर्स होंगे, ठीक है, उतना आपको ज्यादा डर नहीं होगा न्यू कॉम्पिटिटर। आज आप चाय की दुकान ओपन कर लो तो बगल में कोई भी ओपन कर सकता है, लेकिन आज के टाइम में आप पेट्रोल पंप यहाँ पे डाल दो, तो सामने वाले को पेट्रोल पंप डालने में कम से कम 2 साल तो लगेंगे, अगर वो उसने सब लाइसेंस और दुनियादारी कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
लेकिन मैं जो एग्जांपल अभी बता रहा हूँ उसको माइंड में मत रखिएगा, जो बुक में लिखा है ना उसको ध्यान दीजिए। लाइसेंस जितना रिक्वायरमेंट, स्पेशल स्किल अगर रिक्वायर है तो आईटी सर्विस, ओएनजीसी, कैपिटल चाहिए आपको बहुत सारा, डिस्ट्रीब्यूशन रीच के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस। आप बैंक तो ओपन कर लिए लेकिन कहाँ ओपन किए, एक मेट्रो सिटी में ओपन करने से थोड़ी प्रॉफिट होगा। ब्रांड की लॉयल्टी यानी कि टूथपेस्ट में कोलगेट, कॉफी में मान लो स्टारबक्स या कैफे, ये कैफे कॉफी डेज, ठीक है। तो ऐसे में कोई एंट्री नहीं ले सकता जितना ज्यादा एंट्री बैठ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट यानी कि बहुत ज्यादा लाइसेंस लगना है, पेटेंट और कॉपीराइट आपके पास है। जैसे आईफोन है, दूसरा आईफोन कोई बना ही नहीं पा रहा है आज के टाइम में। आईफोन को कौन टक्कर दे पाया, भले ही डबल रेट है लेकिन लोग खरीदते, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए कौन अट्रैक्टिव सबसे ज्यादा है, जहां कंपटीशन लो हो, हाई बैरियर फॉर एंट्री हो, वीक सप्लायर बार्गेनिंग पावर और वीक बायर बार्गेनिंग पावर, फ्यू सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, तो ये अट्रैक्टिव कंपनी में है। जैसे एजुकेशन इंडस्ट्रीज है, ठीक है। पेस्टल का अपने को पता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजी और लीगल एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर इथिक्स और डेमोग्राफिक्स को ऐड किया जाए पेस्टल में तो ये बनता है SEEPLED, इसका फुल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पॉलिटिकल में क्या देखते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है, कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है कि नहीं। अपने देश में अभी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, स्टेबल, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट मेजॉरिटी नहीं पाएगी तो खत्म। करप्शन कैसा है देश में, ब्यूरोक्रेसी कैसी है, कम्युनल टेंशन तो नहीं है, प्रेस की फ्रीडम कैसी है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है, पब्लिक फाइनेंस कैसा है, फिस्कल पॉलिसीज कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी, इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडीपी, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट, कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस, मॉनेटरी एंड फिस्कल सिचुएशन, फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी है, सोशल वैल्यू लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्राइविंग में क्या है, आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं है, आप टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो कि नहीं, लीगल सपोर्ट कैसा है देश, ट्रांसपेरेंसी कैसी है। इसका एग्जांपल आता है वोडाफोन का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ठीक है, जिसके कारण टेलीकॉम और माइनिंग लाइसेंस जो रद्द हुए थे उसका क्या इफेक्ट पड़ा। कोई थोड़ी ना आना चाहेगा, अभी आप ही माइनिंग के बिजनेस में लाइसेंस लिए हो, माइनिंग का बिजनेस तुरंत तो मिलता नहीं है, फिर अचानक कैंसिल हो जाएगा, या टेलीकॉम का, फिर क्या करोगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल का कैसा है, वेस्ट डिस्पोजल का कैसा है, माइनिंग और नेचर और रिसोर्स प्रोटेक्शन कैसा है, रिहेबिलेशन प्रोसेस कैसा है लोकल रेसिडेंट्स का, इन्वायरमेंट पॉलिसीज कैसी है, तो ये सब पेस्टल में पढ़ा जाता है, ठीक है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एनालिसिस, ठीक है। स्टार किसको बोलते हैं इसमें, BCG, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार किसको बोलते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा मार्केट ग्रोथ है और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। इसका एग्जांपल है सेरा सैनिटरी वेयर, ये सेरा ही आएगा एग्जांपल में, और कोई एग्जांपल नहीं पूछता है वो। कैश काउ में पैसे बहुत है आपके पास, ग्रोथ लो है, ठीक है, लो ग्रोथ है लेकिन आपके पास बहुत अच्छा मार्केट शेयर है और आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, जैसे नवनीत पब्लिकेशन तो कैश काउ है, कोलगेट कैश काउ है, क्यों, आपके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा। मार्केट फास्ट ग्रोइंग था स्मॉल कार का, छोटी कार का, लेकिन आपके पास मार्केट शेयर सबसे लो था। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टाटा नैनो। स्मॉल कार का जो सेगमेंट था वो फास्ट ग्रोइंग था, लेकिन टाटा नैनो उसमें सक्सेड नहीं हो पाया। बजाज पल्सर वो सक्सेसफुल मॉडल है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आएगा ही आएगा। डॉक्स जो स्लो ग्रोथ रेट है और कंपटीशन भी ज्यादा है, लो कैश जनरेटिंग कंपनीज है, तो BCG एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर होता है स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर में
assess the competitive intensity, concentration of business, relationship among player, market size and growth rate. नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं आप, और डोमिनेशन ऑफ फ्यू प्लेयर्स कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन अनऑर्गेनाइज प्लेयर के बीच, सब्सटीट्यूट सप्लायर बायर रिलेशनशिप कैसा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कैसा है, कंडक्ट में इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसी है, बिजनेस का बिहेवियर, प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन लेवल कैसा है, ये भी आता है बहुत, है ना, साइक्लिसिटी कैसी, सीजन कैसा है, स्किल की कितनी जरूरत है, ब्रांड पावर कैसा है, परफॉर्मेंस में ROC, ROE, FCG, EPS, ये सब चीजें देखा था, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वांटिटेटिव पार्ट, की इंडस्ट्री ड्राइवर और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कई बार फुल फॉर्म आता है KPIs का, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, इसमें होता है प्राइसिंग, आप प्राइसिंग कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। फिर इसमें डिमांड साइड, सप्लाई साइड एंड रेगुलेटरी कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है इनपे, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, KPIs को मैं नोट्स से ना चाहके मैं चाहता हूं कि आप बुक से पढ़ें इसको। जैसे एयरलाइन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एयरलाइन ट्रांसपोर्टेशन का, कि पर क्वांटिटी ऑफ पैसेंजर, कार्गो एंड डिस्टेंस कितना कैरी कर रहे हो, यानी कि आपके पास एक कार्गो है, ठीक है, एयरलाइन या ट्रांसपोर्ट में, मेरे पास एक बस है, बस में कितनी सवारी बैठती है, मेरी कैपेसिटी है 100 लोगों की, लेकिन मेरे बस में केवल 50 लोग बैठते हैं, ठीक है, तो ठीक है, मेरे बस में 100 लोग बैठते हैं, लेकिन मैं 50 लोग बैठते हैं तो उनसे मैं 500 वसूल रहा हूं टिकट, और 100 लोग बैठे हैं उनसे 100 रुपया वसूल रहा हूं, तो कमाई किस में ज्यादा हो रही है, पर किलोमीटर में कितना चार्ज कर रहा हूं, ये सब चीजें। ऑटोमोबाइल में होता है कैपेसिटी, ठीक है, कितना वॉल्यूम में ग्रोथ हो रहा है और वैल्यू में ग्रोथ हो रहा है। कमर्शियल बैंक में अपन क्या देखते हैं, डिपॉजिट कितना है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितनी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है, NPA रेशोस क्या है, ग्रोथ रेशो क्या है, कासा क्या है, ठीक है। IT सर्विस में क्या देखते हैं अपन, पर हेड प्रोजेक्ट पर मंथ, ठीक है, हेड काउंट पर प्रोजेक्ट पर मंथ, ठीक, BPO वाला एग्जांपल। BPO वाला, हाँ, इसको भी देखिएगा अच्छे से डिटेल में। रेवेन्यू में क्या देखते हैं, पेपर में, मीडिया में, कि रियल एस्टेट में, जैसे एक न्यूज़पेपर का पूरा पेपर मैंने हाँ, ऑक्यूपाई किया है, फ्रंट एयर में टाइम क्या है, काम नहीं है। व्यू और क्लिक कितने हो रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज। रिटेल में स्टोर नेटवर्क कैसा है, नंबर ऑफ स्टोर तो है लेकिन पर स्टोर सेल ग्रोथ कितनी है। ARPU यानी टेलीकम्युनिकेशन में क्या देखते हैं अपन, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कितना है, सब्सक्राइबर का चर्न रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ सब्सक्राइबर एक्विजिशन क्या है, और मार्केट शेयर क्या है, ठीक है। और कुछ बचा है क्या इसमें, ये तो टैक्स का है, इसको टैक्स को ना बुक से ही देखिएगा, ठीक है, पहले एक बार बुक से देखिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा, ठीक है। रेगुलेशन में देखते हैं कि FDI इन मल्टीपल ब्रांड रिटेल जैसे आया था, तो उससे इंडियन वेंडर्स को, यानी कि उसमें रूल रेगुलेशन क्या लगाया गया था, इन्वायरमेंट चेंज पॉलिसी, यानी कि क्लोजर ऑफ माइन, पॉलिसी चेंज कर दी है, माइंस क्लोज हो गए, टेलीकॉम लाइसेंस आपने कैंसिल कर दिया था अचानक से, तो ये सब रूल रेगुलेशन देखना पड़ता है। कंपनी एक्ट के अमेंडमेंट से कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये सब डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये यहां से मेन आता है टैक्स, ये फैट टैक्स है ना जो केरल का 14.5% जंक फूड में लगाया था, टू डिस्करेज द जंक फूड इंडस्ट्री। GST स्लैब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनडायरेक्ट में टैक्स में क्या आता है, ठीक है, ये सब चीजें देख लीजिएगा। मैट को स्पेशली, कि मैट का रेट क्या है, और इसके अलावा इनडायरेक्ट में GST हो गया, एक्साइज ड्यूटी, वैट,
एसटीटी को याद रखिएगा, स्टाम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये अपन इसको अच्छे से देखना है डिटेल में, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। बाकी जितनी मैंने इंपॉर्टेंट चीज थी आपको बता दी। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करना है ये भी आता है कई बार, तो इसको भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। और पहले आपको वर्क बुक से उसको रिवाइज करना है, उसके बाद आपको यहाँ से पढ़ना है, वरना प्रॉब्लम होती है।